नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष के साथ। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक शोध विषय पर। सामाजिक शोध विषय पर इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे कोर्सेस पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो किसी भी राज्य के हों, चाहे उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन कमीशन का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीए में हैं, एकेडमिक्स में, या एमए में हैं, या पीएचडी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। सामाजिक शोध टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब संपूर्णता में एक जगह पर लेक्चर आपको मिल रहा है, आसानी के साथ अभी हम समझा देंगे, जिससे आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे इस टॉपिक के प्रति। तो जैसा कि इस टॉपिक के अंतर्गत, इस टॉपिक में ही इसकी मेन हेडिंग में लिखा है शोध यानी रिसर्च। तो शोध शब्द से उतना जाहिर नहीं होता, लेकिन चूंकि सर्च नहीं लिखा है, रिसर्च लिखा है, यानी किसी विषय विशेष पर यदि पहले से कोई पूर्व अध्ययन हो चुका है तो उसकी एक बार पुनः समीक्षा करना, उस पर पुनः शोध करना सामाजिक शोध का विषय है। अब हम लोग सामाजिक शोध विषय को समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं, ये एक अहम बात है। तो जैसे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पहले स्थापनाएं गढ़ी गई थी उनमें क्या कोई बदलाव आया है, जैसे जाति व्यवस्था का जो स्वरूप एम.एन. श्रीनिवास ने बताया, क्या वो स्वरूप आज उसी रूप में बरकरार है? जो एम.एस. गोरे ने बताया नातेदारी के बारे में, जो पेट्रिशिया ओबेरॉय ने बताया, जो इरावती कर्वे ने बताया, क्या वो उसी प्रकार का किनशिप फैमिली मैरिज का सिस्टम आज हमारी सोसाइटी में मेंटेन है? तो यदि मान लो हम आज 2021 में 1950, 60 या उसके पहले के अध्ययनों को पुनः जानने की कोशिश करें तो हमें सामाजिक शोध का सहारा लेना पड़ेगा। सामाजिक शोध के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक साइंस है। इसमें जो गवेषणाएं की जाती हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से समझा जाता है, उनको बहुत ही उनमें मौलिकता को बरकरार रखा जाता है, तभी उसे हम विज्ञान का या टेक्निकल स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, जो ज़्यादा व्यवहारिक और सटीक व्याख्या समाज की कर सकता है। तो इसलिए सामाजिक शोध एक टेक्निकलिटी में इसको समझा जाता है। और चूँकि ह्यूमन जो साइंसेस हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि इत्यादि, ये जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर व्यक्ति अनुसंधान करता है, शोध करता है, तो रिसर्च करता है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि जो व्यक्ति शोध कर रहा हो वो निष्पक्ष रहे, वो अपनी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र इत्यादि से प्रभावित ना रहे, वो न्यूट्रलिटी के साथ, तटस्थता के साथ अपने अध्ययन को करे, जिससे वो बेहतर जो है निष्कर्ष निकल कर आए, जिनका सार्वभौमिकीकरण किया जा सके। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सामाजिक शोध में ये सामाजिक शोध के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति को सामाजिक शोध कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने बताया कि मान लो वर्ण व्यवस्था का जब स्वरूप था, मान लो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाति व्यवस्था का जो वर्णन था, वर्ण व्यवस्था का जैसा स्वरूप था, क्या आज वैसा है? या 1950 में भारत में जाति व्यवस्था, नातेदारी का जैसा स्वरूप था, क्या वैसा आज है? इसको हमें जानना है तो हमें नवीन ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। नवीन ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और नवीन ज्ञान हमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा शोध करके ही प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे परिभाषा के स्तर पर। तो इसमें कहा जा रहा है सामाजिक शोध एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान सामाजिक शोध कहलाता है। यानी एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान सामाजिक शोध कहलाता है। यानी कि जो सोसाइटी में लोग कलेक्टिवली रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, एक व्यापक समाज का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो उनकी गतिविधियां हैं, समाज में रहने वाले लोगों की जो गतिविधियां हैं और जो उनकी अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं को हम समझते हैं। जैसे मान लो आज कहा जाए
कि आज ट्रस्ट डेफिसिट समाज में है, विश्वास का संकट एक चुनौती बनी है, जबकि पहले विश्वास का संकट समाज में नहीं था। तो हम ये कैसे समझेंगे कि विश्वास का संकट है? लोगों के कह देने से नहीं, हम उस पर अपना शोध करेंगे, समाजशास्त्रीय नज़रिए से उसका शोध किया जाएगा, उसके सामाजिक पहलुओं को समझा जाएगा, जिससे हम ठीक तरीके से निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि हाँ ट्रस्ट डेफिसिट है तो कितना है, क्यों है, उसके आयाम क्या क्या हैं, ऐसा हो क्यों रहा है और कैसे से सुधारा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं उद्देश्य पर। पहला उद्देश्य है सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। अगला है प्रचलित और वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करना। तीनों को ठीक तरीके से समझाने की आवश्यकता है। सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो सोशल रियलिटीज़ हैं, जो समाज में व्यवहारिक ढंग से लोग रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी गतिविधियां वो कर रहे हैं, उनके बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान चाहिए। यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, इत्यादि इत्यादि। और जो विशिष्ट समस्याएं हैं उनका समाधान करना। जैसे मान लो कोरोना के टाइम में हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग एक जो कंसेप्ट है, ये समाजशास्त्र का कंसेप्ट है, ये आया ज़्यादा बहुत पर चर्चा में था, जबकि समाजशास्त्र में ये बहुत पहले से चलन में है। अब सोशल डिस्टेंसिंग ने भारत में जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाया। कहीं जो कंसेप्ट सरकार ने बनाया उसका कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में जो अंतर्निहित एक बुराई थी या एक स्थिति थी, उसको इसने और प्रगाढ़ कर दिया। तो इस तरीके से उसका मिसयूज किया जाने लगा। दूसरी बात यह है, आप लोगों ने देखा कि जैसे एक तरीके से समाजशास्त्र में एक लेबलिंग थ्योरी काम करती है, हार्वर्ड बेकर की लेबलिंग थ्योरी भी प्रभावी हो गई। कैसे? जिसके घर में कोरोना का कैंडिडेट कोई निकला, स्लिप लगा दी गई उसके घर के सामने कि कोविड पेशेंट है, या सामने कुछ बांस और बारकेडिंग कर दी गई, तो वहाँ पर लोग उनसे कई कई महीने तक उनसे नहीं बोले, उनके संपर्क नहीं आए, एक तरीके से उनके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार हुआ। तो वो एक परेशानी है। तो उसको एक तरीके से यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे एक नए तरीके से लोगों की मानसिकता प्रभावित हुई है। फिर प्रचलित और वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करना। जैसे वर्तमान सिद्धांत है विवाह, परिवार, नातेदारी, सामाजिक संबंध इत्यादि इत्यादि। इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डायलेक्टिज्म है, जो द्वंद्वात्मकता है, उसको भी देखने की आवश्यकता है। तो उसको जब परीक्षा की जाएगी तो हाँ कहा जाएगा कि उसमें किस लिए बदलाव है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, आफ्टर कोविड इम्पैक्ट है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं सामाजिक शोध की प्रकृति के बारे में। आशा है इतना आपको एकदम क्लियर होगा। सामाजिक शोध की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। इसमें पहला टॉपिक है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों, प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। यानी कि इसकी जो प्रकृति है उसके अंतर्गत न केवल सामाजिक संबंधों की बात की जाती है, बल्कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जो तथ्य हैं और जो प्रक्रिया हैं उनकी व्याख्या की जाती है। अब सामाजिक संबंध, पर्सन टू पर्सन रिलेशन, फैमिली टू फैमिली रिलेशन, घटनाएं, जो भी व्यक्ति समाज में जो प्रक्रिया करता है, गतिविधियां करता है, वही सामाजिक घटनाएं हैं, उनको समझना। सोशल फैक्ट को समझना। सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दरखाइम ने दी है। इमाइल दरखाइम समाज में होने वाली प्रत्येक घटना को सोशल फैक्ट मानते हैं, तो उन तथ्यों को समझना। एक तो ये आयाम है। दूसरा आयाम है कि जैसे मैं कोई गतिविधि कर रहा हूँ तो वो एक प्रकार का फैक्ट है, उसके बारे में जानना। प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, कैसे जो है सामाजिक संबंध संचालित हो रहे हैं, कैसे सामाजिक संबंधों में विघटन हो रहा है, कैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, टीचिंग प्रोफेशनल रिलेशन, टीचर की नैतिकता में कमी इत्यादि इत्यादि आता दिख रहा है। संस्थाओं में की नैतिकता में कमी देखने को मिल रही, वो सब का अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक संबंधों, नवीन तथ्यों की खोज करना, ये भी ये कोशिश है कि जो सामाजिक संबंध हैं लोगों के बीच, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं तो वो बदलाव आने के कारण क्या है, तो वो नवीन तथ्य खोजे जाएंगे। जैसे आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन के चलते हर चीज़ आर्थिक आधार पर निर्भर है।
पैसा ना हो तो लोग जी नहीं सकते किसी भी हालत में। पहले भी नहीं जी सकते थे, लेकिन पैसा हर चीज़ का मुख्य कारण नहीं था। आज आप इंसान के अस्तित्व का मुख्य कारण ही पैसा हो चुका है। तो ऐसे में हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। वो गलत, बहुत प्रैक्टिकल तरीके अपना रहा है, जैसा कि यूरोप में होता था। इंडिया में उस तरीके के कल्चर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आगे बात करते हैं सामाजिक घटनाओं की प्रकृति और उनके कारणों की पहचान करना। सामाजिक घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनकी प्रकृति कैसे है। जैसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो परिवार संस्था थी उसका विघटन हो रहा है, विवाह संस्था थी उसका विघटन हो रहा है, एक नातेदारी व्यवस्था थी उसका विघटन हो रहा है, लोग लोनली रहना चाहते हैं, कुछ सेपरेट रहना चाहते हैं। तो उसकी जो सामाजिक घटना है उनकी प्रकृति और उनके कारणों की पहचान करना, तो ये चीज़ें हमें देखनी है, उसके इम्पैक्ट को हमें देखना होगा। फिर प्रेरणात्मक कारण देखेंगे, मोटिवेशनल जो है फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से सोशल जो है चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, विघटन हो रहा है। इसको सामाजिक शोध में कैसे देखा जाता है। पहला तो है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, कि यानी जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात तो यह है सामाजिक शोध के लिए, ये हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि भाई इसको हम समझें कि ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा, कार्य कारण संबंध समझना, कि कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन और एसर्शन है, क्यों हो रही है घटना घटित, और हो रही है तो उसका कारण क्या है। जैसे यदि आप देखना चाहते हैं कि वैश्वीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, तो उसके कारणों को और कार्य को हमें समझना पड़ेगा। कारणों को कैसे, कि क्यों हो रहा है और किस लिए जो है, और जो लोग घटित हो रही घटनाएं उनको तो समझना है ही, तो दोनों चीज़ों को समझना होगा। फिर अगला है समय समय पर नवीन आशातीत घटनाओं का घटित होना, कि समय समय पर नए प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, बहुत रैपिडली बदलाव आ रहे हैं, तो जो नई आशातीत घटनाएं हैं घटित हो रही हैं उनको समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। जैसे जो पहनावे की संस्कृति भारत में थी वो फैशन के तौर पर थी, आज फैड आ रही, फैड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोग पहले पीले बाल कराना शुरू किए, हिप्पी कल्चर जैसी चीज़ें, नीले बाल, हरे बाल, लाल बाल, एकदम जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग। पहनने की संस्कृति में 6-6 महीने पर, 2-2, 3-3 महीने पर बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उन सभी को स्टडी करना। अब हम लोग अध्ययन क्षेत्र पर बात करेंगे, समाजशास्त्र सामाजिक शोध के अध्ययन क्षेत्र पर। तो यूएस की एक संस्था है यूएस सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, उसने कई मुद्दों पर बात की है। पहला ये अध्ययन क्षेत्र ये है कि मानव की प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन करना, कि यानी कि जो ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर भाई यूरोप में तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है, एशिया में या इंडिया में कह सकते हो जियो या जीने दो का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मानव की प्रकृति भी उससे निर्धारित होती है भौतिकता से, तो उसकी बात करना और व्यक्तित्व का अध्ययन करना, अलग अलग लेवल पर लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि लोगों में एक सेटअप जो होता है, सोशल सेटअप होता है, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, जन समूह एवं सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करना। जन समूह एवं सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करना, जन समूह का मतलब है लोगों का अध्ययन करना, और सांस्कृतिक समूह का मतलब है कि जैसे कोई एथनिक समूह है, नृजातीय समूह है, कोई जाति समूह है, कोई धार्मिक समूह है, कोई कल्चरल जो है एक संगम है, उसकी स्टडी करना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार होता है, तो वो एक तरीके का एक सांस्कृतिक संगम की तरह वो होगा, तो उसके बारे में स्टडी करना कि लोग कितना आस्थावान हैं, कितना लोग इसे किस किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि जब वो क्षेत्र में एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ व्यावसायिक जो है डेवलपमेंट भी काफ़ी हो जाएगा, तो आस्था का जो है विजन सा लाभ बढ़ेगा और ज़्यादा लोग बढ़ेगा। तो क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है, लोगों की सोच में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, तो वो उसके बारे में स्टडी करना। जैसे अगला, परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम और संगठन का विघटन, कि परिवार की प्रकृति में कैसे बदलाव आ रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज कैसे बन रही हैं। फिर अंतर्निहित नियम, समाज को चलने के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्टडी करना। फिर संगठन का विघटन कैसे हो रहा है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
किनशिप, फैमिली, मैरिज, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंडशिप इत्यादि इत्यादि, उनमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो उनकी स्टडी करना। आगे बढ़ते हैं सामाजिक शोध के प्रकारों पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक शोध के प्रकार। पहला है मौलिक और विशुद्ध शोध। मौलिक एवं विशुद्ध शोध, प्योर रिसर्च। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो नवीन ज्ञान है उसकी खोज की जाती है, और जो प्राचीन ज्ञान होता है जो आपको पहले से प्राप्त है उसकी पुनः परीक्षा की जाती है, यानी उसको रिव्यू किया जाता है कि अब वो कितना प्रासंगिक है इत्यादि इत्यादि। तो उसी को कहा जाता है मौलिक शोध होना। मौलिकता का ये भी मायने है कि जैसे आप सरल भाषा में ऐसे समझें कि जैसे मान लो कि एक देश काल वातावरण के अनुसार व्यक्ति को अपने अनुसार, व्यक्ति को समाज के अनुसार प्रासंगिक बनाए रखना होता है, उसी को कहते हैं मौलिकता, कि उसके अकॉर्डिंग समाज जैसा चाह रखता है वैसा आप हैं कि नहीं। जैसे और सरल भाषा में समझाएं, जैसे यूपीएससी के मेंस की कॉपी जैसा वो स्टैंडर्ड रखता है उस अनुसार आप कॉपी लिख रहे हैं क्या, अपने आंसर को लिख रहे हैं क्या, उसी को मौलिकता कहा जाता है। दूसरा है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध के अंतर्गत प्राथमिक आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्राथमिक आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्राथमिक आवश्यकता से क्या आशय है, जो बदलाव हो रहे हैं समाज में तेजी के साथ, या जो स्थापनाएं, जो संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं वो कैसे फंक्शनलाइज हो रही हैं, कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी को देखने की कोशिश की जाती है व्यवहारिक शोध के अंतर्गत, कि व्यवहार में उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं। सैद्धांतिक बदलाव एक होता है, एक होता है व्यवहारिक बदलाव। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई भारत में 2020 में मान लो, ठीक है। अब ये एजुकेशन पॉलिसी एक सैद्धांतिक बदलाव है कि इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जो है टीचिंग प्रोफेशनलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति ज़्यादा जो है झुकाव लाया जाएगा, परंपरागत शिक्षा से फोकस हटाया जाएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा व्यवहार परक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, बुकिश नॉलेज को कम किया जाएगा। ये हुआ सैद्धांतिक बदलाव। लेकिन क्या व्यवहार में, अब जैसे जब कुछ समय बीतेगा 1-2 साल बाद, सोशलॉजिस्ट रिसर्च करना शुरू करेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या जिस स्वरूप में उसके फीचर्स हैं वो जो लागू किए जा रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट्स पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और प्रभाव सकारात्मक है तो उसके बदलाव जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएंगे। प्रभाव अगर न्यूट्रल है, कोई खास नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई बदलाव नहीं आएगा। या कभी कभी कुछ डायमेंशंस में एकांगी अगर है तो फिर हो सकता है कुछ पहलू बेहतर हो जाएं जबकि कुछ पहलू और ज़्यादा खराब हो जाएं। तो ये है व्यवहारिक चीज़ और वो है मौलिक। फिर तीसरा है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध, तो इसके अंतर्गत अध्ययन के समय घटना और समस्या के वास्तविक पक्ष का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे भारत में कोठारी कमीशन आया था, कोठारी कमीशन, उसने शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो है काफ़ी कोशिश की थी। तो उसमें वर्तमान व्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं उनको जानने की कोशिश, उनको समझने की कोशिश की जाती है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स सामाजिक शोध के चरणों पर। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सामाजिक शोध का चरण। तो सबसे पहले आप जब रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप विषय का चुनाव करते हैं कि किस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे भारत में जाति प्रथा, महिला हिंसा, बाल श्रम, ठीक है, सोशल मीडिया का महिलाओं पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, असमानता, लिंग भेद, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना इत्यादि इत्यादि। मान लो किसी भी विषय पर आप किसका अध्ययन आप करना चाहते हैं तो विषय का सबसे पहले चुनाव करेंगे। मान लो आप जेंडर इनइक्वालिटी पर बात करना चाहते हैं तो पहले आप टॉपिक समझेंगे। फिर जो भी आपने रिसर्च किया है, मतलब जो भी आपने टॉपिक चुना है, उससे रिलेटेड साहित्य की समीक्षा करेंगे। यानी कि आप देखेंगे, जर्नल्स वगैरह पढ़ेंगे कि देखेंगे कि किस प्रकार से चेंजेस मतलब जो है हमारे समाज में इससे रिलेटेड, मतलब जो सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसमें जर्नल्स देखेंगे कि किस प्रकार की स्टडीज़ हुई हैं, कैसे कैसे इसको जो है हैंडल किया गया है। तो साहित्य की समीक्षा करेंगे कि क्या क्या बुक ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर अगला है इकाइयों को परिभाषित करना, यानी आप जो टॉपिक चुनेंगे उसके अलग अलग डायमेंशंस को आप जस्टिफाई करेंगे। फिर एक हाइपोथेसिस बनाएंगे।
हाइपोथेसिस को इंग्लिश में कहते हैं प्राकल्पना का निर्माण करना। प्राकल्पना यानी सरल भाषा में अनुमान लगाना। तो आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हमारा ऐसे थीसिस होगा, ऐसे हम शोध करेंगे। फिर अध्ययन हेतु उपयोगी पद्धति का निर्माण करना। आप कौन सी पद्धति प्रयोग करना चाहते हैं? मान लो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी करना चाहते हैं, कैसे आप जो है क्या चुनना चाहते हैं, तो कौन सी पद्धति का उपयोग आप करना चाहते हैं, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट है। फिर तथ्यों का निरीक्षण करना। जैसे मान लो जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं, जैसे मान लो आप महिला हिंसा के बारे में या जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कोई भी एक विषय पर आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, और आप मान लो आपने 4 राज्यों को चुना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के 4 राज्यों को चुन लिया, ठीक है। आपने स्टडी की, तथ्य आपको दिए गए, महिलाओं से आपने पूछा कि भाई आप कैसे घरेलू हिंसा का शिकार हैं, इत्यादि इत्यादि, महिलाओं ने जवाब दिया। तो आपको जो तथ्य दिए गए उनको आप जो है एक बार रीचेक करेंगे कि क्या इतने ड्रास्टिक चेंज संभव है क्या, ऐसा तो नहीं कि महिलाओं ने बताने से संकोच किया है, गलत जानकारी दे दी है। तो ये सब चीज़ें, तथ्यों का निरीक्षण आपको करना होगा। फिर वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग विषय पर अलग अलग जो है उसकी विविधता को क्लासिफाइड कर देंगे। फिर सिंहावलोकन करेंगे, यानी फिर इसके जो है उपयोगिता बताएंगे कि हाँ समाज में महिला हिंसा की जो स्थिति थी 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, घरेलू हिंसा की दरों में कमी आई है या नहीं आई है, जो भी है उसकी व्यापकता को आप बताएंगे कि भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सिंहावलोकन का ये मतलब होता है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को ये ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। इतनी सरलता से इसको ये आपको समझाया जा रहा है कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है इस पर। अब हम लोग बात करते हैं महत्व पर, इसके महत्व पर। तो पहला है अज्ञानता को मिटाने में सहायक। अज्ञानता को मिटाने में सहायक, ठीक है। जाहिर सी बात है, यदि किसी विषय पर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सामाजिक शोध के द्वारा या बहुत पूर्व का नॉलेज है तो आप अब रिसर्च करके आप अपनी अज्ञानता को मिटा सकते हैं। दूसरा है ज्ञान के विकास में सहायक। जाहिर सी बात है, ज्ञान के ठीक उसका और उल्टा कर दिया तो ज्ञान के विकास में सहायक हो गया। कैसे? या उसी को कहा जाए और ज़्यादा ये पर्यायवाची की तरह प्रयोग कर लिया गया है। इस तरीके से कि जैसे मान लो आपने जीएस घुरिया की जाति व्यवस्था को समझा था, उन्होंने जाति की 6 विशेषताएं बताई और उनका वर्णन किया। अब आप 21वीं शताब्दी के समय जाति व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपने ये जानना हो, आप यही तो जानना चाहते होंगे कि जाति व्यवस्था में क्या बदलाव आ गए हैं, क्या चेंजेस आ गए हैं। अब जीएस घुरिया की बात आज तो उतनी ज़्यादा कठोर रूप से प्रभावी नहीं है जाति, तो इसको आप समझ लेंगे। फिर सामाजिक कल्याण में सहायक। सामाजिक कल्याण में इसलिए सहायक है, जैसे मैंने बताया था कि जो जैसे कोविड के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग या अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो उसने एक तरीके से समाज में ध्रुवीकरण पैदा किया है, सामाजिक गतिरोध को जन्म दिया है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है, इत्यादि इत्यादि तमाम चीज़ें रही हैं। तो उसमें कि फला ने फैलाया, जो है फला अलग अलग धर्मों पर आरोप लगे हैं, तो उसके चलते आप ये देखना चाहते हैं कि ये देख लेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से ऐसा हुआ है, कैसे लोगों को जो है गलत सूचना दी गई या जो भी किया गया उसके बारे में आप जानेंगे। तो उसके जब आप समाजशास्त्री नजरिए से देखेंगे तो आप सोशल माइंडसेट को मैं कह रहा हूँ, सही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, सामाजिक मानसिक संरचना को समझेंगे, तो उसके बाद आप ठीक तरीके से उसका सुझाव या उसका निदान दे पाने की स्थिति में होंगे। अगला पॉइंट है भविष्यवाणी में सहायक। कि उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि इस सामाजिक समस्या का समाधान ये है। आगे जैसे मान लो आज के टाइम में जो कोविड की प्रॉब्लम है या अभी भी मेंटेन है, इसलिए मैं है शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे कि बताया जा रहा है कि बहुत पहले 1919 में बुबोनिक प्लेग था, अब 2019-20 में कहीं ना कहीं कोविड रहा पूरा। आगे
फिर माना जा रहा है कि ऐसे वायरसेस आएंगे, ऐसी चुनौतियाँ आएंगी, तो वो कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो भविष्यवाणी करने में सहायक होती हैं इस तरीके की चीज़ें। तो अब रिसर्चर्स की बेसिस पर देखा जाता है, क्योंकि जाना जाता है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर में चेंज आया है, कैसे लोग पर्यावरण के साथ जो है धोखा कर रहे हैं, उसका क्षरण कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरीके सामाजिक शोध के माध्यम से भी ये मान लो जैसे परिवार व्यवस्था का और ज़्यादा विघटन होगा कि बनी रहेगी, अपना स्वरूप किस प्रकार से बदलेगी, उसको जानने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो इसी तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है सामाजिक शोध के द्वारा। अगला है सामाजिक शोध की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहली है गुणात्मक पद्धति, दूसरी सर्वेक्षणात्मक पद्धति, तीसरी गणनात्मक पद्धति, चौथी है क्षेत्र अध्ययन पद्धति। तो ये चारों पद्धतियाँ यानी कि सामाजिक जो गुणात्मक पद्धति है उसमें किसी विषय विशेष पर क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा किए जाते हैं, जबकि गणनात्मक पद्धति में जो है गणना की जाती कि किस प्रकार से बदलाव आए हैं। सर्वेक्षणात्मक पद्धति में गुणात्मकता और गणनात्मकता से मतलब नहीं है, सर्वे करके वास्तविक डेटा प्राप्त कर लेना है। और क्षेत्र अध्ययन का मतलब है केस स्टडी करना, कि क्षेत्र में जाना, पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करना और उसके आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत करना। अब हम लोग आखिर में बात करने जा रहे हैं सामाजिक शोध की आवश्यकता पर, कि सोशल रिसर्च की क्या नीड है समाजशास्त्र में, मनुष्य के लिए, समाज के लिए। तो सबसे पहला है सामाजिक ज्ञान की, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे। दूसरा है अज्ञानता का नाश होता है, अंधविश्वासों का अंत होता है। जैसे डायन प्रथा के बारे में सरकार ने बहुत कोशिश करी, अनटचेबिलिटी के बारे में सरकार ने बहुत कोशिश करी, बहुत धीरे धीरे इसका नाश हो रहा है, तो फिलहाल अंत हो रहा है। अगला समस्या का समाधान करने के लिए ज़रूरी है, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक हैं, सामाजिक प्रगति में सहायक हैं, और व्यवहारिक सामाजिक शोध के और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक महत्व हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने सामाजिक शोध विषय पर संपूर्णता में पूरे लेक्चर को कवर किया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, या बीए या एमए या जो भी एग्ज़ाम की, चाहे यूपीपीसीएस या यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हों, उनको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने में आराम से वो लेक्चर को जो है देख लेंगे तो उनका सारे प्रश्न हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई कैंडिडेट हमें जुड़ना चाहता है, हमसे संपर्क करना चाहता है, तो हमें कॉल कर सकता है 7054161270 पर, और वो निश्चित ही मेरे साथ जुड़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हम डाउट सेशन और जो है परमानेंट क्लासेस का भी हमारे यहाँ पर जो है सुविधा है, तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।